जी, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं कह रहा था कि हम लोग इसको दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस स्पेसिफायर और विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस स्पेसिफायर तीन टाइप्स हैं, और क्योंकि तीन टाइप्स हमारे पास क्योंकि तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, तो हम तीन तरह से इनहेरिटेंस कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपने एग्जांपल में देखा था और मैंने आपसे कहा था, जनरली आप देखेंगे आप किसी एक क्लास को किसी दूसरी क्लास से पब्लिकली इनहेरिट करते हैं। इसको हम लोगों ने डेप्थ में डिस्कस नहीं किया था कि जब आप एक्सेस स्पेसिफायर चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा उसका इनहेरिटेंस पर। लेकिन ज़्यादातर आप वहाँ पर इनहेरिटेंस के टाइम पर, मैं आपके सामने कोड ओपन करता हूँ, आप देखते हैं कि हम ज़्यादातर क्लासेस को, किसी एक क्लास को किसी दूसरी क्लास से पब्लिकली इनहेरिट करते हैं, और अदरवाइज आप प्राइवेटली या प्रोटेक्टेडली भी इनहेरिट कर सकते हैं। तो इस तरह से तीन टाइप्स बन जाती हैं आपके पास इनहेरिटेंस की विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस स्पेसिफायर। एक इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो हमारे पास एक क्लास है शेप, और शेप क्लास की चाइल्ड क्लास है जी रेक्टेंगल टाइप। और आप देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने रेक्टेंगल टाइप क्लास को शेप क्लास से पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस स्पेसिफायर, वो पब्लिक इनहेरिटेंस हम लोगों ने की है। इसी तरह एक और क्लास को हम लोगों ने इनहेरिट किया हुआ था, वो भी पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ था। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप प्राइवेटली या प्रोटेक्टेडली भी इनहेरिट कर सकते हैं। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसका इफेक्ट क्या होता है और आप कब प्राइवेटली या पब्लिकली इनहेरिट करते हैं। खैर अभी हम लोग सिर्फ टाइप्स की बात करें कि इस लिहाज से अगर आप कैटेगराइज करें इनहेरिटेंस को, तो तीन टाइप्स अवेलेबल हैं। और दूसरी तरह की कैटेगराइजेशन जो है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से है। लास्ट टाइम हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर के लिहाज से टाइप्स देखी थी। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने इस तरह से कहा था कि इन केस दो क्लासेस हैं ए और बी, तो बी इनहेरिट कर रही है ए से। टर्म्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग बी को इसमें कहते थे ये चाइल्ड क्लास है, और ए को हम लोग कहते थे ये पेरेंट क्लास है। और अगर इस तरह की इनहेरिटेंस हो रही है तो इसे हम कहते हैं ये टाइप जो है ये सिंगल इनहेरिटेंस है। और इसी तरह अगर आप, फिर हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल की भी हुई है उसमें अगर आप देखें तो इस तरह से है, एक क्लास ए है, उसकी एक चाइल्ड क्लास है जी फॉर इंस्टेंस बी, और एक और चाइल्ड क्लास है जी इसकी सी। और फिर फर्दर आप अगर चाहें तो फॉर इंस्टेंस सी क्लास की चाइल्ड क्लास है जी डी, और एक और चाइल्ड क्लास है ई। तो हायरार्की बन रही है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। कल इनहेरिटेंस, ये दो टाइप्स हम लोगों ने लास्ट टाइम लेक्चर में डिस्कस की थी। लेवल्स थोड़ा सा उसका कम था, अगर आप देखें तो हम लोगों ने इस लेवल की इनहेरिटेंस अभी की हुई है। इस एग्जांपल में हमारे पास एक पेरेंट क्लास है शेप, और शेप क्लास से हम लोगों ने इनहेरिट किया हुआ है रेक्टेंगल को भी और ट्रायंगल को भी। इसे अभी हम और एक्सटेंड करेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे स्ट्रक्चर के लिहाज से। बाकी टाइप्स भी हम लोग देख लेते हैं। फिर हमारे पास इसके बाद एक और टाइप है जी, फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक क्लास है ए, फिर एक क्लास है जी बी, और बी से इनहेरिटेड एक और क्लास है सी। तो इसको हम लोग कहते हैं ये हमारे पास मल्टी लेवल, खाली मल्टी इनहेरिटेंस या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक टाइप है जी ये। अगर आप यहाँ भी गौर करें तो हमारे पास क्लास ए सी, और अगर आप डी वाली साइड पे चले जाएं तब आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रही है, आपके पास लेवल्स, एक से ज़्यादा लेवल्स पर इनहेरिटेंस हो रही है जी। बी क्लास के लिए ए पेरेंट है, सी क्लास के लिए बी उसका पेरेंट है, डायरेक्ट पेरेंट। इस तरह से हम लोग कहते हैं ये हमारे पास अगर आपके पास इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह का बन रहा हो तो इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर एक और है जी, ये डिफरेंस है, अक्सर इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे पास दो क्लासेस हैं ए और बी, और हमारे पास इन दो क्लासेस से एक क्लास इनहेरिट हुई है जी सी।
यहाँ पर आपको पेरेंट्स एक से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और एक चाइल्ड नज़र आ रहा है। तो क्योंकि इस चाइल्ड क्लास सी जो क्लास है, अभी हम लोग रियल टाइम एग्जांपल भी इसकी देख लेते हैं। सी क्लास के दो पेरेंट्स हैं, या एक से ज़्यादा आप कह सकते हैं, एक से ज़्यादा पेरेंट्स, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जितने भी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को या इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस। बेसिक स्ट्रक्चर्स ये चार ही हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इन चारों में, इवन अगर आप यहाँ पे भी इसको भी आप अगर कंसिडर करें, तो इससे भी हम कह सकते हैं जी, इस शेप के अंदर या इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके सामने जो क्लासेस नज़र आ रही हैं, कई क्लासेस को अगर आप देखें ए और बी को, तो यहाँ पर आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। ए सी डी को या ए सी ई को अगर आप देखें, तो आपके पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक और यहाँ पे क्लास हो, फॉर इंस्टेंस एफ क्लास है जी, एफ क्लास इनहेरिट कर रही हो बी से भी और सी से भी। अब और भी टाइप्स यहाँ पे आपको नजर आ रही स्ट्रक्चर के लिहाज से, तो इस तरह की फिर टाइप को हम लोग कह देते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर आपके पास कोई सी दो या दो से ज्यादा टाइप्स की स्ट्रक्चरल इनहेरिटेंस आपको एक एग्जांपल में नजर आ रही है, तो आप उसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कह सकते हैं। यहाँ पर जी हम लोगों ने बना ली हुई है ये रेक्टेंगल क्लास। रेक्टेंगल क्लास को हमने इनहेरिट किया हुआ है शेप क्लास से। और एक और क्लास में बना रहा हूँ, इस क्लास का नाम है जी स्क्वायर। स्क्वायर को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ जी पब्लिकली रेक्टेंगल टाइप क्लास से। ठीक है जी, मैंने आपके सामने ड्रॉ भी करके दिखाया था। हमारे पास ये रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहे हैं अभी, और ये मैंने इसको ड्रॉ भी किया हुआ है। स्ट्रक्चरल इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस बन रही है, और इसी इनहेरिटेंस के अंदर आप देखें तो आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी स्ट्रक्चर नज़र आएगा। शेप क्लास से हमने ऑलरेडी इनहेरिट किया हुआ रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल से इनहेरिट कर लिया हमने स्क्वायर टाइप क्लास को। अच्छा जी, स्क्वायर की कंडीशन अगर आपको पता है, बेसिकली ये एक स्पेशल टाइप की रेक्टेंगल होती है। इसे हम अभी कह भी रहे थे कि स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल। और स्क्वायर की बेसिकली होता ये है कि जी, स्क्वायर इन केस ऑफ स्क्वायर विड्थ इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे टर्म यूज़ की हुई जी विड्थ और हाइट। तो बेसिकली ये एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं जी एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ और हाइट बराबर होती हैं। तो आपको एक वैल्यू जो है वो सेट करनी है, दूसरी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली उसी वैल्यू के बराबर सेट हो जाएगी। स्क्वायर एक ऐसी रेक्टेंगल होती है, उसको उसके लिए आपको इस तरह से करना पड़ता है। तो अगर आप देखें, हम लोगों ने कहा था कि शेप क्लास से जब हम रेक्टेंगल क्लास को इनहेरिट करते हैं, शेप क्लास के ये दो प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिटेंस में रेक्टेंगल क्लास को मिल गए थे। अब रेक्टेंगल क्लास से इनहेरिट किया हम लोगों ने स्क्वायर क्लास को। क्योंकि आप लोगों ने पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ था, तो इनका स्कोप, इन मेंबर्स का स्कोप चाइल्ड क्लास में आने के बाद भी प्रोटेक्टेड ही रहा था। और इन मेंबर्स का स्कोप, ये जो नीचे सारे मेंबर फंक्शंस हैं, इनका स्कोप पब्लिक है। और चाइल्ड क्लास में आने के बाद, चाइल्ड क्लास हमारे इस केस में या इस एग्जांपल में रेक्टेंगल क्लास है, उस क्लास में जाने के बाद इन सारे मेंबर्स का स्कोप पब्लिक ही रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ था। तो थोड़ा सा हम लोग साथ साथ इसको भी डिस्कस करते जा रहे हैं। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस स्पेसिफायर टाइप्स डिस्कस करते हैं, इनका बेसिकली इफेक्ट क्या होता है इनहेरिटेंस के ऊपर। जब आप पब्लिकली इनहेरिट करते हैं किसी एक क्लास को किसी दूसरी क्लास से, नंबर वन रूल तो आप याद रखेंगे जी, आपको इनहेरिटेंस लीड्स टू, आपके पास किसी एक क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स एज वेल एज पब्लिक members
आपको मिल जाते हैं। प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिटेंस में नहीं मिलते। खैर अभी हम लोगों ने यहाँ पे कोई प्राइवेट मेंबर्स बनाए भी नहीं हुए। शेप क्लास में दो ही मेंबर्स थे, दो डाटा मेंबर्स थे, दोनों प्रोटेक्टेड थे, और बाकी मेंबर फंक्शंस हैं, सारे मेंबर फंक्शंस पब्लिक हैं। तो आप लोगों ने देखा था शेप क्लास के सारे मेंबर्स इस केस में, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स कोई भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं सारे मेंबर्स इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास को मिल गए हैं। फिर मैं कह रहा हूँ आपने रूल याद रखना है, और बेसिकली वो ये रहा होता है कि आपकी किसी एक क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स दूसरी क्लास को इनहेरिटेंस में मिल जाते हैं, चाहे आप किसी एक क्लास को किसी दूसरी क्लास से पब्लिकली इनहेरिट करें, या प्राइवेटली इनहेरिट करें, या प्रोटेक्टेडली। पब्लिक यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर अगर आपने पब्लिक लिखा हुआ है, इसका इफेक्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी एक्सेस स्पेसिफायर्स का भी इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। पब्लिकली अगर आप इनहेरिट करें किसी एक क्लास को किसी दूसरी क्लास से, तो एज इट इज जो आपके मेंबर्स जिनका स्कोप पेरेंट क्लास में जैसा था वैसा ही चाइल्ड क्लास में भी आपको मिलता है। जो मेंबर्स पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स थे वो इस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाएंगे, और जो मेंबर्स पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स थे वो इस क्लास के पब्लिक मेंबर्स बन जाएंगे। सिंपली आप ये कह सकते हैं जब आप पब्लिकली इनहेरिट करते हैं किसी एक क्लास को किसी दूसरी क्लास से, तो जो जो मेंबर्स आपको इनहेरिटेंस में मिलते हैं उनका वही स्कोप रहता है जो पेरेंट क्लास में था। जो जो से मतलब ये है जी कि हमें प्रोटेक्टेड मेंबर्स या पब्लिक मेंबर्स इनहेरिटेंस में मिलते हैं, उनका स्कोप चाइल्ड क्लास में आने के बाद भी प्रोटेक्टेड और पब्लिक ही रहेगा। तो वर्चुअली इस क्लास के दो डाटा मेंबर्स हैं, हाइट और विड्थ, जिनका स्कोप प्रोटेक्टेड है। अब अगर उनका स्कोप प्रोटेक्टेड है, रेक्टेंगल टाइप क्लास के वो मेंबर्स हैं, जब हमने स्क्वायर क्लास को इनहेरिट किया रेक्टेंगल टाइप क्लास से, रेक्टेंगल टाइप क्लास से इसको इनहेरिटेंस में स्क्वायर क्लास को दो डाटा मेंबर्स मिले हैं, विड्थ और हाइट, और उसके अलावा कुछ मेंबर फंक्शंस जो रेक्टेंगल क्लास ने इनहेरिट किए थे, उसके अलावा रेक्टेंगल क्लास के अपने जो मेंबर फंक्शंस थे ये भी इनहेरिटेंस में स्क्वायर क्लास को मिल गए। अच्छा जी, तो स्क्वायर क्लास में आपको कोई डाटा मेंबर बनाने की जरूरत नहीं है। काम जो एक करना है वो ये है जी, फॉर एग्जांपल अगर आप इस क्लास का अपना कोई मेंबर फंक्शन बनाते हैं, और इंस्टेंस void set साइड, साइड या आप इसको डायमेंशन कह सकते हैं जी, आपने इसकी डायमेंशन अगर आपने सेट करनी है स्क्वायर की, तो आपके पास एक ही आपको वैल्यू चाहिए होती है। आप इसको पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना लें इंटीजर टाइप का, फॉर इंस्टेंस एक वैल्यू है जिससे आपने स्क्वायर की साइड सेट करनी है। साइड सेट करने का मतलब है हमारे पास, हम कहें हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी विड्थ भी होती है और उसकी हाइट भी होती है, और कंडीशन ये है जी स्क्वायर की कि विड्थ और हाइट बराबर होती है। तो आपको एक ही वैल्यू चाहिए जिस एक वैल्यू से आप चारों साइड सेट कर सकते हैं। बेसिकली चार साइड्स हैं, और उसके अलावा एक और कंडीशन ये रेक्टेंगल की केस में हम लोग तो कहते थे जनरली रेक्टेंगल की दो ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, दोनों ऑपोजिट्स आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। इस केस में स्क्वायर के केस में चारों साइड्स बराबर होती हैं, वो कंडीशन भी मीट हो रही है जो रेक्टेंगल की थी। अगर आप आमने सामने वाली साइड्स देखें तो वो आपस में बराबर हैं, और क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप की रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए इसकी साइड्स को सेट करने के लिए। सेट कर सकते हैं जी हम लोग यहाँ पर सेट विड्थ, ये इसको इनहेरिटेंस में मिला हुआ जी रेक्टेंगल क्लास से। रेक्टेंगल क्लास को इनहेरिटेंस में मिला हुआ था शेप क्लास से फंक्शन जिसका नाम था सेट विड्थ। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ऊपर अगर आप चाहें तो हमारे पास ये एक फंक्शन है जी सेट विड्थ। अच्छा जी, एक डिफरेंस है यहाँ पर, हम लोगों ने पहले जब सेटर फंक्शंस डिफाइन किए थे तो हम लोगों ने इनको नॉन पैरामीटराइज बनाया हुआ है, और हम लोग यूजर से आके वैल्यूज स्कैन करवाते थे इस फंक्शन के अंदर। इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, और अदरवाइज अगर आप इसी तरह से चलाना चाहते हैं तो इस तरह से भी चलाया जा सकता है, लेकिन वैल्यू स्कैन दोनों फिर आपको नहीं करवानी, क्योंकि आपने स्क्वायर के केस में ऑटोमेटिकली इन केस अगर आपने एक साइड सेट कर ली है बाकी सारी साइड्स भी उसी के बराबर होंगी, तो आपको वैल्यू सीन नहीं करवानी। तो इसलिए हम लोग इन सेटर फंक्शंस को भी अपडेट कर लेते हैं।
फिर इनका यूज हम लोग आगे स्क्वायर क्लास के अंदर कर रहे हैं, या रेक्टेंगल में भी और ट्राइंगल में भी अगर कहीं कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग अपडेट कर लेंगे। सेट विड्थ में एज्यूम कर रहा हूँ जी के हम लोग इस सेट हाइट फंक्शन को इनपुट पास किया करेंगे एक, और हमारा ये फंक्शन हमारी इस डाटा मेंबर को सेट कर दिया करेगा जो हम इसको इनपुट पास करेंगे। इसी तरह ये पैरामीटराइज सेटर फंक्शन है जी, हम लोग देखते रहे पहले भी। सेट विड्थ फंक्शन को भी मैं अपडेट कर रहा हूँ। सेट विड्थ फंक्शन भी एक पैरामीटर सेट किया करेगा और ये विड्थ को इनिशियलाइज कर दिया करेगा, विड्थ इक्वल्स टू w। बस बाकी ठीक है जी। रेक्टेंगल क्लास में कोई चीज़ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसको नहीं यूज़ कर रहा था सेटर फंक्शंस को, और लेकिन यहाँ पर मैं यूज़ करना चाहता हूँ सेट विड्थ में कॉल करना चाहता हूँ, और मैं विड्थ सेट करना चाहता हूँ इक्वल्स टू वैल्यू, और साथ ही साथ सेट हाइट, और ये भी वैल्यू के बराबर सेट हो जाएगी। आप देखें तो आप दोनों साइड बेसिकली विड्थ और हाइट, एक्चुअली तो चार साइड्स हैं, लेकिन आप कंसिडर कर रहे हैं जी जिस तरह रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी थी जी कि हम लोगों को दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं हाइट और विड्थ। आमने सामने वाली साइड्स को हम लोग नाम देते हैं हाइट और विड्थ, और हाइट जो है वो दो साइड्स हाइट के बराबर होती हैं, दो साइड विड्थ की वैल्यू के बराबर होती हैं। इस केस में आप देखें तो आपकी चारों साइड्स में वो वी एल एक वैल्यू होगी, उसके बराबर सेट हो जाएंगी। और फिर आपको पता है जी कि आपके स्क्वायर का जो एरिया है, जैसे प्रिंट फंक्शन यहाँ भी बना हुआ है जी, हम लोग प्रिंट फंक्शन यहाँ पर भी बना लेते हैं। ओवरराइड कर रहे हैं हम लोग फंक्शन वॉइड प्रिंट। फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। इस क्लास में हम लोग फंक्शन ओवरराइड कर रहे हैं जी प्रिंट फंक्शन, सेम नाम से हम लोगों ने इस क्लास के अंदर भी बना ली है। रेक्टेंगल टाइप एक्सेस स्पेसिफायर प्रिंट फंक्शन, रेक्टेंगल क्लास वाला प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाएगा, और इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप देखेंगे एरिया जो आपका नज़र आएगा आपको, आपकी विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके आप गेट एरिया फंक्शन आपने बनाया हुआ था यहाँ पर रेक्टेंगल क्लास के अंदर ही। जब आप प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे और इसको हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं हमारी चाइल्ड क्लास स्क्वायर क्लास के अंदर, एक तो ये हमारी दोनों हाइट और विड्थ वैल्यूज उनकी प्रिंट करवाता है और आप देखेंगे वो दोनों सेम होंगी, और फिर एरिया भी गेट करता है इस गेट एरिया फंक्शन के साथ। गेट एरिया का फॉर्मूला बेसिकली वही है, वो अलग बात है कि स्क्वायर के केस में आपकी हाइट और विड्थ बराबर होती है, और आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस अगर किसी एक स्क्वायर की साइड है ए, तो ए स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर के। बात वही है, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ साइड्स को नाम डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं, लेकिन वैल्यू क्योंकि सेम होगी तो आपको यहाँ पे एरिया की वैल्यू मिला करेगी हमेशा आपकी जो साइड जो आपने वैल्यू सेट की है साइड की उसके स्क्वायर के बराबर। खैर हायरार्किकल इनहेरिटेंस को भी हम लोगों ने देखा है, और हम लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर्स के लिहाज से टाइप्स को भी डिस्कस किया है, और इफेक्ट की भी बात की है। जब आप पब्लिकली इनहेरिट करते हैं किसी क्लास को किसी दूसरी क्लास से, तो आपके जो एक्सेस स्पेसिफायर्स जो पेरेंट क्लास में होते हैं वही स्कोप आपके पास चाइल्ड क्लास में आपको मिल जाता है अगर आप पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हो। स्क्वायर क्लास का भी कोई ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, और उसके अलावा थोड़ा सा चेंज हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे अब सेट हाइट या सेट विड्थ कॉल कर रहे हैं, हम लोगों ने हाइट और सेट विड्थ को अपडेट किया था। हमें यहाँ पर पैरामीटर के तौर पे वैल्यूज पास करनी पड़ा करेंगी अगर हमने हाइट और विड्थ सेट करनी है कोई से ऑब्जेक्ट्स की। फॉर इंस्टेंस एक रेक्टेंगल है जिसकी हाइट है 12, उसकी विड्थ है 4। एक ट्राइंगल है जिसकी हाइट है फॉर एग्जांपल 3 और विड्थ है जी इसकी 6। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था, पहले हम रेक्टेंगल का डाटा प्रिंट करवा रहे हैं फिर ट्राइंगल का डाटा प्रिंट करवा रहे हैं। एक और ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जी, स्क्वायर S1 फॉर एग्जांपल, और अब हम S1 डॉट प्रिंट भी कॉल कर लेते हैं, S1 डॉट प्रिंट। और इससे पहले जिस तरह हम लोगों ने स्क्वायर रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने प्रिंट करवाया हुआ है, यहाँ पर भी हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं जी स्क्वायर्स डाटा।
compile and run. Expected identifier class square. Quare.